रिवाइज करते हैं चैप्टर नंबर 11 दैट इज कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। क्या सीन है? तो पहला सेक्शन हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 379। उसके पहले हमने पढ़ा फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन। व्हाट इज अ फॉरेन कंपनी? एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है और जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। अच्छा, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस होने का मतलब क्या है कि चाहे आप एजेंट के द्वारा करो या फिजिकली करो या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड में करो, इंडिया में कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करोगे तो आप माना जाएगा प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। जैसे एक टेस्ला इनकॉर्पोरेशन है, अगर टेस्ला इनकॉर्पोरेशन ने इंडिया में अपना प्लेस ऑफ बिजनेस रखा तो भले ही ये कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होने के कारण उसको हम लोग फॉरेन कंपनी मानेंगे और उस पर हमारा इंडिया का कंपनीज एक्ट का थोड़ा हिस्सा अप्लाई करवा देंगे। और ये प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में करता हूं तो कैसे करता हूं? तो उसके लिए हमने एक नेमोनिक देखा था, क्या बोलो? दैट इज टीडीएस ऑन B2B एंड B2C ट्रांजैक्शन। तो वो क्या चीज थी? यस। तो अगर मान लो इंडिया में वो क्या कर रहे हैं, टेली मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस कर रहे हैं, या डेटाबेस का बिजनेस कर रहे हैं, या सप्लाई चेन मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या फाइनेंशियल सेटलमेंट कर रहे हैं, या ऐसे अगर मान लो इंडिया में कोई सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं या सिक्योरिटी इनवाइट कर रहे हैं, तो फिर भी हम क्या मानेंगे? वो क्या है? मानो फॉरेन कंपनी है। और साथ साथ B2B एंड B2C यानी कि बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन। एक बात मुझको बताना यहां पे, अगर मान लो मेरी कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, बस वो इंडिया के लोगों से कोई सिक्योरिटी सब्सक्राइब करवा रही है या इंडिया में कुछ लोगों को सिक्योरिटी इनवाइट करा है, ऑफर करा है, तो क्या उसको फॉरेन कंपनी मानेंगे? द आंसर इज यस। चलो दूसरा सवाल, इंडिया के बाहर की कंपनी है, उसने इंडिया में अपने कुछ शेयर्स इशू करने के लिए दे दिए और इंडिया में वो शेयर्स इशू नहीं हुआ है, तो क्या फिर भी वो आपकी फॉरेन कंपनी मानी जाएगी? यस, बिकॉज उन्होंने वहां पे और लिखा है, इनवाइट करो और ऑफर करो या पैसे रेज करो, आपकी कंपनी फॉरेन कंपनी मानी जाएगी। ओके, उससे बहुत सारे सवाल हमने आगे भी देखे हुए थे। ये था आपका क्या बोलो फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन। बात करते हैं सेक्शन नंबर 379 की। सेक्शन 379 आपसे कह रहा था कि अगर मान लो आपकी कोई फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी माने ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट है, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, उसको बोलते हैं फॉरेन कंपनी। और इस फॉरेन कंपनी में अगर इंडिया के कोई सिटीजन या फिर इंडिया के कोई बॉडी कॉर्पोरेट या दोनों ने मिल मिला के अगर 50% या फिर उससे ज्यादा 50% चलेगा, तो उन फॉरेन कंपनीज पे हम इस चैप्टर की पूरी बातें अप्लाई करवा देंगे, यानी कि 379 से 393A की पूरी बातें अप्लाई कर देंगे। अदरवाइज दूसरी फॉरेन कंपनीज जिसपे इंडिया के कोई पर्सन या कोई बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी ने 50% से कम होल्डिंग रखा है, उस पे हम इस चैप्टर की पूरी बातें अप्लाई नहीं करते। तो उस पे हम लोग कौन सी बातें अप्लाई करवाते हैं? ओनली सेक्शन 380, 386, 392 एंड 393। बाकी कोई प्रोविजन उस पे अप्लाई नहीं करती है। बताएंगे ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है और जिसमें हमारे इंडियन लोगों का मोर देन 50% या 50% का होल्डिंग है, तो क्या उस पे हमारे फॉरेन कंपनी के प्रोविजंस अप्लाई कर जाएंगे? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है। सेक्शन 379 कौन से कंपनी को कवर करके चल रहा है? ऐसी कंपनी जो पहले इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट है, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है और उन कंपनीज के अंदर इन लोगों ने 50% या फिर उससे ज्यादा का होल्डिंग रखा हुआ है। बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, उसमें हमारी 50% या फिर उससे ज्यादा का होल्डिंग है, तो उस पर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन अप्लाई करने का मतलब ही नहीं बनता है। मेरे नालायक बच्चों, जागो ग्राहक जागो। उसके बाद हमने देखा था सेक्शन नंबर 380 किस बारे में था कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो आरओसी के पास सबमिट करने हैं। पहले बताओ कौन से आरओसी के पास देंगे? हम देंगे आरओसी दिल्ली। तो हर एक जो फॉरेन कंपनी जिसने इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश करा है, उसके 30 दिन के अंदर आपने क्या करना है? आपने आरओसी को FC1 में कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? आपका MOA, AOA, एड्रेस जो आपका प्रिंसिपल ऑफिस का था, इंडिया में आपका कौन सा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस उसका एड्रेस, या फिर इसके पहले आपने इंडिया में कोई ऑफिस खोला था, बंद किया तो उसके डिटेल दे दो। फिर उसके बाद आपके डायरेक्टर के कुछ डिटेल्स या फिर कंपनी सेक्रेटरी को डिटेल्स, या फिर ऐसे लोग जो आपके इंडिया में ऑथोराइज्ड है, जिनके पास हम आपके डॉक्यूमेंट को इशू कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को सर्व कर सकते हैं, और डिक्लेरेशन देना कि कोई भी डायरेक्टर या ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कभी भी क्या नहीं था? कॉन्विक्टेड नहीं था। और उसके साथ साथ और एडिशनल इंफॉर्मेशन। हाँ, अगर मान लो इन इंफॉर्मेशन में कोई चेंज हो गई बाद में, जैसे मान लो कंपनी ने फॉरेन में अपना नाम ही चेंज कर दिया, तो MOA तो वैसे ही चेंज होने वाला है, तो उसके चेंज के 30 दिन के अंदर अपने FC2 में ही क्या करना है?
आरओसी को वो पर्टिकुलर्स बता देने हैं। ओके चलिए, और ये सारी बातें आप कहां देंगे, आरओसी न्यू दिल्ली। तो आप इंडिया में चाहें जहां पर भी प्लेस ऑफ बिजनेस रखो, आपका आरओसी हमेशा क्या होगा, आरओसी न्यू दिल्ली। चलिए, उसके बाद हमने देखा था सेक्शन नंबर 383 क्या बोल रहा है, जैसे फॉरेन कंपनी ने इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट सर्व करना है, वैसे क्या इंडिया के गवर्नमेंट भी फॉरेन कंपनी के साथ कुछ डॉक्यूमेंट सर्विंग कर सकते हैं? यस। तो वो किसको करेंगे, तो ऐसे किसी पर्सन को जिसको हमने 380 में बताया कि इसको दे दो तो हम मानेंगे उसको कंपनी को सर्व हुआ, या फिर ऐसे एड्रेस पे जो एड्रेस कंपनी ने हमको दिया कि इस एड्रेस पे आप सारी डॉक्यूमेंट दे दो। चाहे क्या डॉक्यूमेंट आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी दे सकते हो, ईमेल मोड में दे सकते हो। द आंसर इज यस। उसके बाद मैंने कौन सा सेक्शन देखा, सेक्शन नंबर 385 फीस छोड़ दो, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन सेक्शन नंबर 381 किस बात का है, ये बात कर रहा है अकाउंट्स ऑफ दी फॉरेन कंपनीज। तो बताएंगे मुझको कौन कौन से कंपनी ने, फॉरेन कंपनीज ने अपने अकाउंट्स ऑफ दी कंपनीज बनाने। अकाउंट्स ऑफ द कंपनी का मतलब क्या होता है, आप बनाएंगे बैलेंस शीट, आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कब, किसके लिए, फॉर दी फाइनेंशियल ईयर। भले यहाँ पे लिखा है कैलेंडर ईयर, लेकिन रूल्स में बताया हुआ है कैलेंडर ईयर को रीड करिए फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, फाइनेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है, ऐसा ईयर जो 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च पे खत्म होता है। लेकिन ऐसी कंपनी जो 1 जनवरी या फिर उसके बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, उसका फाइनेंशियल कब खत्म होता है, 31 मार्च ऑफ दी नेक्स्ट ईयर। लेकिन ऐसी कोई कंपनी जिसने फॉरेन में अपने कोई सब्सिडरी कंपनी बनाई हुई है, तो कंसोलिडेशन पर्पस के लिए, या ऐसी कोई कंपनी जिसका फॉरेन में कोई होल्डिंग कंपनी है, तो कंसोलिडेशन पर्पस के लिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद क्या कोई और फाइनेंशियल फॉलो कर सकते हो? द आंसर इज यस। वैसे इन फॉरेन कंपनीज ने अपने बैलेंस शीट और P&L को कौन से फॉर्मेट में बनाना है, शेड्यूल नंबर 3 के अंदर। और इसके साथ साथ ये कुछ पर्टिकुलर्स है जो आपने आरओसी के पास फाइल करना है अलॉन्ग विद योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने आरओसी के पास कब फाइल करना है, वैसे देखा गया तो नॉर्मल कंपनी के लिए एजीएम के 30 दिन के अंदर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी फाइल करनी है। लेकिन जो कि ये फॉरेन कंपनी है उसके लिए एजीएम के प्रोविजंस अप्लाई नहीं करेंगे, तो उसने अपने क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने के अंदर आरओसी को ये कॉपी सबमिट करनी है। और आरओसी इस समय को बढ़ा करके 3 महीने से एक्सटेंड भी करवा सकता है। साथ साथ ऐसे कोई डॉक्यूमेंट जो कि उनके रीजनल लैंग्वेज में उस कंट्री के, क्या उसके ट्रांसलेटेड कॉपी आपने यहां पे फाइल करनी है? द आंसर इज यस। उसके बाद कौन सा सेक्शन, सेक्शन नंबर 382 क्या बात कर रहा है, जैसे अपने इंडियन कंपनी ने अपने कंपनी के बाहर कंपनी का नाम, एड्रेस, अता, पता, सारी बातें बोर्ड पे लगानी है, वैसे ही इस कंपनी ने भी क्या करना है, अपने जहां पे भी प्लेस ऑफ बिजनेस है उसके बाहर एक बोर्ड बनाना है जिसमें उसका नाम, उसकी कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, और आउटसाइड इंडिया में कहां पे ये उनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस था। और ये सारी बातें आपने कैसे लिखनी है, कॉन्स्पिशियसली एग्जिबिटेड इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड दी लोकल लैंग्वेज। साथ साथ यही सारी बातें आपने कहां लिखनी है, अपने बिल्स और लेटर हेड पे लिखनी है, और वो कैसी होगी, इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये आपका सेक्शन नंबर 382। और कौन सेक्शन पढ़ा, सेक्शन नंबर 384 क्या बात कर रहा है कि इन सारे सेक्शन को छोड़ करके और कोई सेक्शंस है जो इन फॉरेन कंपनीज पे अप्लाई करते हैं? द आंसर इज कौन कौन से, सेक्शन 71 डिबेंचर्स का, 77 से 87 आपके चार्जेस का, सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न का, 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, 135 सीएसआर का, एंड 206 टू 229 किस बात का था, दैट इज इन्वेस्टिगेशन एंड इंस्पेक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या फॉरेन कंपनी के ऊपर भी इंडिया का कोई गवर्नमेंट या अथॉरिटी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? जैसे इंडियन कंपनी का होता है वैसे आपका भी हो जाएगा। उसके बाद कौन सा सेक्शन देखा हमने, सेक्शन नंबर 392 किस बारे में था, दैट इज द पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। तो अगर फॉरेन कंपनी ने इस चैप्टर की किसी भी प्रोविजन को नॉन कंट्रावेन करा, नॉन कंप्लायंस करा, तो उसको पेनल्टी कितनी लगेगी, 1 लाख से 3 लाख बस। लेकिन इसके साथ एक दिन का आपका 50,000 का पेनल्टी है, और उसके लिए मैक्सिमम कोई अपर कैप नहीं है, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 25,000 से लेकर के 5 लाख की पेनल्टी आपके ऊपर लग जाएगी। उसके बाद 393 क्या बात कर रहा है कि अगर मान लो आपने फॉरेन कंपनी ने इस चैप्टर के किसी प्रोविजन को नॉन कंट्रावेन करा, तो फॉरेन कंपनी ने इंडिया में बनाए हुए सारे एग्रीमेंट्स तो वैलिड रहेंगे, लेकिन वो फॉरेन कंपनी इंडिया के किसी पर्सन जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट करा है उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकती, ना उससे कोई रिकवरी कर सकती है। लेकिन क्या इंडियन पर्सन फॉरेन कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकता है? यस। क्या उससे सेट ऑफ कर सकता है? द आंसर इज यस। तो ये एक एडिशनल बात 393 में बताइए कि अपने नॉन कंट्रावेन करा तो फॉरेन कंपनी के ऊपर ये सारी क्या बोलते हैं डिफिकल्टीज आ सकती है। उसके बाद देखा सेक्शन 393
ए दैट इज एग्जम्पशन अंडर दिस चैप्टर। तो क्या आज सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा किसी भी फॉरेन कंपनी को या फिर ऐसी कोई भी कंपनी जो इंडिया के बाहर बनी है जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है कि नहीं, क्या उसको किसी प्रोविजन से मुक्त कर सकती है? द आंसर इज यस। और इस बात को हमने अधिक जानकारी किसमें ली थी? सेक्शन नंबर 389 में क्या लिखा हुआ है? सॉरी 390 में क्या देखा हमने? दैट इज द ऑफर ऑफ आईडीआर। तो बताएंगे आज इंडिया में कौन सी कंपनीज आईडीआर इश्यू कर सकती है, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है कि जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है? दोनों कर सकती है। तो क्या आज सेंट्रल गवर्नमेंट 393A की पावर इस्तेमाल करके किसी भी कंपनी जो कि इंडिया में आईडीआर इश्यू कर रही है, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है कि नहीं है, उसको आईडीआर के कुछ रिस्ट्रिक्शन से मुक्त कर सकती है? द आंसर इज यस। तो यही सारी बातें कहां पे लिखी है? सेक्शन नंबर 390 में। चलो 390 भी इतना छोटा सेक्शन है, आगे कौन सेक्शन देगा? 387 किस बात का है? दैट इज डेटिंग ऑफ द प्रोस्पेक्टस एंड पर्टिकुलर्स टू बी कंटेंट देयरिन। बताएंगे मुझको आज अगर फॉरेन की कोई कंपनी इंडिया में आकर के कोई प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है तो क्या उसको सेक्शन 26 में बताए हुए कंटेंट लिखे होने चाहिए? द आंसर इज यस। उसके साथ साथ और कौन कौन से पर्टिकुलर लिखेंगे? वो लिखेंगे कि आपका एमओए क्या है, फॉरेन में आपने कौन से एक्ट में आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है, और इंडिया में आप उन सारे कॉपीज को कहां पे आकर के इंस्पेक्ट कर सकते हो। वैसे ये 3 बातें आपको कब लिखने की गरज नहीं है? अगर आपके इनकॉर्पोरेशन के पहले 2 साल के अंदर आपने इनकॉर्पोरेशन के इंडिया में जो आपकी कंपनी प्लेस ऑफ बिजनेस रखी है उसके 2 साल के अंदर आपने ये प्रॉस्पेक्टस इशू करा है तो आपको ये सारी बातें देने की गरज नहीं है। हाँ, लेकिन मान लो आपकी कंपनी कौन से डेट पे या कौन से कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड है और साथ साथ इंडिया में आपका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, ये सारी बातें आपने हमेशा अपने प्रोस्पेक्टस में लिखनी है। उसके बाद देखा सेक्शन नंबर 388 किस बारे में है? दैट इज एक्सपर्ट स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। जैसे नॉर्मल कंपनी के प्रोस्पेक्टस में एक एक्सपर्ट का स्टेटमेंट होना जरूरी था, तो क्या यहां पर भी होना जरूरी है? अगर है तो आप लिखो, लेकिन उस एक्सपर्ट ने यह कहा कि मैंने ये स्टेटमेंट कभी बोला ही नहीं, या फिर अब उसने वो स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस डिलीवर होने से पहले ही विड्रॉ कर दिया, या फिर उसने अपना कंसेंट ही विड्रॉ कर दिया, तो क्या वो कंपनी उस एक्सपर्ट का स्टेटमेंट अपने प्रोस्पेक्टस में लिख सकती है? द आंसर इज नो। और साथ साथ अगर मान लो कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है और सेक्शन 33 और सेक्शन 40 को नॉन कंप्लाई करती है, तो क्या वो इंडिया में आकर के प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है? क्या वो प्रोस्पेक्टस वैलिड माना जाएगा? द आंसर इज नो। सबसेक्शन 2 छोड़ दो, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 389। तो बताएंगे आज इंडिया में कोई भी कंपनी आकर के अगर प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है तो क्या उसको पहले जाकर के आरओसी के पास उसको डिलीवर करना होगा? यस, ओके। और उसके साथ जो भी 388 में बातें लिखनी थी वो सारी बातें अटैच करनी है। यस, बिना आरओसी के पास डिलीवर करे फॉर रजिस्ट्रेशन आप उसको क्या नहीं कर सकते? इंडिया में इशू नहीं कर सकते। और कुछ रूल नंबर 11 की बात है जो आपने उसके साथ जोड़नी है, जैसे कि आपने एक्सपर्ट का कंसेंट लिया है तो वो दीजिए, एमडी के एग्रीमेंट बताइए जो कि उसकी अपॉइंटमेंट के रिलेटेड थे, साथ साथ आप बताएंगे कि पिछले 2 साल में आपने कौन कौन से मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट एंटर करे थे, और अगर आपने कोई पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, साथ साथ अंडर राइटर को कोई एग्रीमेंट आपने करा हुआ है, तो वो भी सारी बातें उस प्रोस्पेक्टस के साथ जोड़ करके आरओसी के पास सबमिट करिएगा। ये था आपका बोलो सेक्शन नंबर 389। फिर हमने पढ़ा क्या? सेक्शन नंबर 391 किस बारे में है? दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34 एंड सेक्शन 36 के प्रोस्पेक्टस इशू करने के समय पे आपने उसके अंदर कोई मिसस्टेटमेंट करी तो जो रेगुलर कंपनी के ऊपर मिसस्टेटमेंट की सेक्शन 34 से लेके सिविल लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी, जो लायबिलिटी उस पे थी वो सारी बातें आपके फॉरेन कंपनी पे भी अप्लाई कर जाएगी जो इंडिया में आकर के प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है। एवढंच। तो ये था आपका क्या बोलो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। वैसे ये चैप्टर को देखने के बाद आपको ये नहीं लगता है कि बहुत सारी बातें हमको इसमें से रटनी होगी, है ना? छोटी छोटी बातें है लेकिन आपको थोड़ी सी रट्टेबाजी यहाँ पे करनी होगी। बस पूरे सिलेबस के अंदर बस एक ही चैप्टर ऐसा है जहां पे मैं कहूंगा कि लॉजिक के पहले आपने थोड़ा रटना होगा। हाँ जी, तो इसका समरी मैं 3 पेजेस में बना चुका हूं, वो मैं आपको दे दूंगा। तो वो 3 पेजेस का समरी भी आपने बार बार ही रिवाइज कर लिया, उसको थोड़ा सा रट लिया तो आपका इस चैप्टर का प्रिपरेशन क्लियर हो जाएगा। आएगा तो इक्का दुक्का सवाल इस चैप्टर से आपको बनेगा, ऐसा नहीं कि 10-12 मार्क का कोई क्वेश्चन इस चैप्टर पे आने वाला है। तो उसी को दिमाग में रख करके आपको इस चैप्टर का प्रिपरेशन करना है, ठीक है? वो कॉपी में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से जाकर के उसको कॉपी कर लीजिएगा, चलेगा? यस, तो खत्म हो गया आपका कंपनी लॉ। ब्रेक के बाद मिलते हैं और शुरू करते हैं अपना लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। वैसे आप नेक्स्ट मॉड्यूल लेके आए हो ना एलएलपी वाला? मैंने कल भी बताया था स्पेसिफिकली कि कल हम लोग एलएलपी शुरू करने वाला है, तो कुछ नालायक लेके नहीं आए तभी क्या ही करेंगे।
7:30